आपने बहुत बार सड़क के ऊपर कुछ ऑयल्स की ड्रॉप गिरी हुई होती है, कुछ इस प्रकार। उस पर आपको कुछ रंगीन पैटर्न दिखाई देता है। या कभी आप घरेलू कार्य करते वक्त सरफ का घोल जब बनाते हो, या स्नान करते वक्त जब सरफ का घोल बनता है या साबुन का जो घोल बनता है, उसमें छोटे छोटे बबल्स पे जब प्रकाश गिरता है या लाइट गिरती है, उस पे कुछ इस प्रकार का रंगीन पैटर्न नज़र आता है। आपने कभी कभी पुरानी जो डीवीडी या सीडीज होती थी, उनको कभी आपने धूप में रख करके देखा होगा या किसी लाइट में आपने देखा होगा, कुछ ऐसा रंगीन पैटर्न नज़र आता है। या कभी आपने सिंपल एक मोर पंख देखा होगा, उस पर भी कितना रंगीन और कितना सुनहरा और कितना सुंदर पैटर्न नज़र आता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि ये सब घटनाएं या ये सब कलर्स क्यों आते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये सभी जो कलर्स हैं वो हमारे भौतिक विज्ञान की, हमारी प्रकृति की घटना होती है, जिसे कहते हैं व्यतिकरण। और वो होता है इन थिन फिल्म, यानी कि बहुत ही पतली परत पर एक व्यतिकरण की घटना होती है, जिसकी वजह से ये हमें कलर नज़र आते हैं। और ये सारी घटना जो है वो प्रकाश की प्रेजेंस में हो रही है। और प्रकाश के अंदर हमें प्रकाश सफ़ेद दिखता है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर ऑलरेडी होते हैं। तो वहाँ पर इंटरफेरेंस में क्या होता है कि वो वाइट लाइट है वो इन कलर्स में बिखरती है, और ये हर एक चीज़ हमें बहुत ही चमकीली नज़र आती है। आज हम हमारे इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न किस प्रकार बनता है, क्या उसकी मैथमेटिक्स होती है, और वो रिफ्लेक्टिव लाइट में किस प्रकार से मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है। और हमने जब बात की है इंटरफेरेंस की, तो आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे इन थिन फिल्म और रिफ्लेक्टेड रेज के आयाम्स के बारे में, इनके एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। हम उनके पाथ डिफरेंस को देखेंगे, किसके लिए? रिफ्लेक्टेड रेज के लिए भी देखेंगे और ट्रांसमिटेड रेज के लिए भी देखेंगे। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि हम क्या डिस्कस करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करूंगा। इवन इन रेज से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपका, यानी कि आपका संपोषी और आपका विनाशी जो व्यतिकरण है, इसको भी हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। इस लेक्चर में आपको सबसे ज़्यादा जो गौर करना है वो करना है इस डायग्राम को। अगर ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया तो ये मैथमेटिक्स तो कुछ भी नहीं है पीछे की। तो देखो इधर, यहाँ पर एक परत आपको ऊपर वाली दिख रही है, ये परत आपको, एक परत आपको ये दिख रही है। मैंने क्या किया है कि जो मेरी थिन फिल्म है, थिन फिल्म का मतलब होता है बहुत ही पतली चादर, है ना। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, जो हमारा साबुन का जो घोल होता है उसमें जो बबल बनता है, उसकी लेयर कितनी पतली होती है, बहुत पतली होती है। उसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, तो हमने क्या किया, उस परत को इतना बड़ा कर लिया। ठीक इस प्रकार हमने मान लिया कि वो परत इतनी मोटी है हमारे लिए। और इस वाले केस में हम वहाँ पे साबुन का घोल ना लेकर के हम मान के चल रहे हैं कि किसी बहुत पतली ग्लास की प्लेट पर वो घटना घटित हो रही है। मान लिया उस पतली ग्लास की प्लेट को मैंने इतना बड़ा चौड़ा मान लिया, ठीक है। उसकी चौड़ाई मैंने क्या मान ली, मैंने चौड़ाई t मान ली उसकी। वहाँ पर क्या हो रहा है, वाइट प्रकाश या कोई भी एक आर्टिफिशियल सोर्स से लाइट उसके ऊपर गिर रही है। मान लिया सोर्स लाइट यहाँ गिर रही है। गिरने के बाद उस परत पर जब जैसे प्रकाश की किरण गिरेगी, प्रकाश की किरण प्रकृति के 2 सिद्धांतों की अनुपालना करती है। पहला सिद्धांत तो ये है कि वो वहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, और दूसरा सिद्धांत है वो इसके अंदर एंटर भी कर सकती है, जिसे अपन कहते हैं अपवर्तन या ट्रांसमिशन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद में प्रकाश के साथ दोनों घटनाएं एक साथ घटित होगी। उसमें कुछ प्रतिशत तो प्रकाश का जो है वो परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट होगा, मतलब उसके अंदर एंटर हो जाएगा, उस बहुत पतली सी लेयर के अंदर। और वहाँ पर वो जो एंटर हुआ है वो जब दूसरी लेयर पे जाएगा, यानी कि उसकी 2 लेयर है ना, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली लेयर से तो वो एंटर हो चुका है, अब वो नीचे वाली लेयर पर आने के बाद भी सेम वही घटना घटित होगी। यहाँ पर भी एक बार रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों साथ घटित होंगे। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर जब एंटर हुआ तो इसमें प्रकाश का कुछ प्रतिशत ही एंटर हुआ और कुछ आपका परावर्तित हो गया। यहाँ पर क्या होगा, वापस कुछ प्रतिशत तो परावर्तित होगा और कुछ प्रतिशत अगेन क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो ऊपर जाएगा, सेम वही घटनाएं लगातार घटित होती रहेगी।
तो यानी कि इसको समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है पहले कि कितना प्रतिशत परावर्तित होगा, कितना प्रतिशत जो है वो ट्रांसमिट होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए देखो, फ्रेजनल ने एक रूल दिया था, एक नियम बनाया था। वो क्या था? फ्रेजनल हैज शो दैट द फ्रिक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड रिलेटेड आर, जिसे अपन आर डैश बोल रहे हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट इज शो लाइक ए फॉर्मूला। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप जो प्रकाश यहाँ पर गिर रहा है, उस प्रकाश को आप एक तरंग मानते हैं, वेव मानते हैं, और वेव की कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है उसका आयाम या उसका एम्पलीट्यूड। सिंपली इस प्रकार मान लीजिए ये कोई भी एक वेव है, उस वेव का जो आपका ये जो पोर्शन है वो क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो उसने कहा कि जब भी कोई प्रकाश यहाँ गिरता है तो असल में एक वेव की फॉर्मेट में आता है, और वेव के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसे अपन कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और इसको एम्पलीट्यूड को ही इन्होंने सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि असल में आप किसी भी चीज़ को प्रकाश में देखते हो तो आपको तो असल में एक चमक ही तो दिखाई देती है, बाकी आपको क्या पता है कि उसका आयाम कितना है या नहीं है? आपको नहीं पता होता है, आप तो केवल उसकी चमक देखते हो। और आप क्या कहते हो कि अगर ज़्यादा चमक है मतलब क्या है? अपन यूजुअली एक वर्ड काम में लेते हैं ना कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल फॉलिंग ऑन द यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। ये होता है आपका तीव्रता, जिसे आप कहते हो इंटेंसिटी कहते हो। तो आप हर एक चीज़ को इंटेंसिटी में नापते हो, और इंटेंसिटी और आयाम में एक सीधा सा संबंध होता है, जिससे क्या कहते हैं अपन? वो अपन कहते हैं आई, यानी कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के वो क्या होती है? समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी कि अगर हमें तीव्रता की स्टडी करनी है तो हमें उसके आयाम को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ है एक फ्रिक्शन ऑफ कांस्टेंट के साथ। तो यानी कि उन्होंने कहा कि फ्रेजनल शो दैट कि आपको अगर कोई भी जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट है उसकी तो आप केवल इंटेंसिटी मेजर करोगे और इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी, लेकिन मैथमेटिकली उसको समझने के लिए आपको उसका आयाम रीड करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि वो कितना प्रतिशत रिफ्लेक्ट होगी और कितना प्रतिशत वो ट्रांसमिट होगी, ये आपको पता चलेगा इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर जो आर डैश लिखा है वो लिखा है रिफ्रैक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्रैक्शन कॉफिशिएंट का मतलब है कि कुल आयाम में से कितना ये परावर्तित होगी, वो इस फॉर्मूले से पता लगेगा। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें अगर, तो हमें पता लगता है इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आवश्यकता पड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सबका अलग अलग होता है ना, एयर का लगभग 1 होता है, हवा का, ग्लास का 1.5 होता है, और अलग अलग धातुएं, सॉरी धातु के अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, डायमंड का 2.3 कुछ होता है। तो हमने हमारे केस में यहाँ ग्लास स्लैब ली है ना, ग्लास स्लैब का मतलब एक कांच की पतली परत ली है, उसका कितना होता है? 1.5 होता है, नियरली 1.5 होता है। उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना लिया? आपका 1.5, सॉरी रिफ्रैक्टिव नहीं, आपका जो है वो अपवर्तनांक जिसे आप कहते हो ना, वो हमने क्या किया? 1.5 यूज किया। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को मैंने पुट किया और मुझे आंसर क्या मिला? 0.2। इससे क्या रिफ्लेक्शन हुआ, क्या पता लगा? इससे पता लगा कि आपका इसका जो आयाम है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लिया आने वाली प्रकाश की किरण, दोनों डायग्राम सेम ही हैं आपके, माने क्या आने वाली प्रकाश की जो तरंग है उसका आयाम मान लिया a0 है। आयाम मतलब आपका ये आयाम a0 है, मान लिया यहाँ पे मैं कह देता हूँ a0 है। आने वाली प्रकाश के तरंग का आयाम अगर क्या है आपका a0 है, तो जब वो परावर्तित होगी वो कितना परावर्तित होगी? वो इतना परावर्तित होगी, 0.2। या सिंपल इसको आप अगर प्रतिशत में अगर लिखो अगर, तो 2% ही क्या होगी? वो ट्रांसफर होगी, है ना। तो यानी कि अगर उसका आयाम a0 है तो रिफ्लेक्ट कितनी होगी? a0 गुणा r। r का मतलब क्या? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी कॉफिशिएंट आपका, ठीक है। तो यहां से आपका जो परावर्तन हुआ वो कितना होगा? जो आयाम आया है और उस आयाम का 0.2 जो है वो उसका परावर्तित होगी। और अब अगर हमें परावर्तन जो हमारा कॉफिशिएंट है वो हमें पता लग गया है, तो हमें ट्रांसमिशन भी ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना ट्रांसमिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे क्या हम लोग इसमें से घटाएंगे नहीं। अगर हम इसको घटा देंगे अगर, तो कितना बच जाएगा आपका? 0.8 बच जाएगा। लेकिन ये
फ्रेजनल ने इसको डिफरेंट वे में प्रूव किया। वो क्या किया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, यानी कि अगर आपको दोनों में से एक चीज़ पता है अगर, तो आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हो। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव कोएफिशिएंट हमारा कितना है, 0.2 है, यानी कि 0.2 परावर्तित होती है। तो ट्रांसमिशन कैसे निकालोगे, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देखो 0.2 का स्क्वायर किया, मतलब आपका आर का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर किया, और इसमें इक्वल टू इसको 1 रखा मैंने, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी टी की वैल्यू कितनी आई, 0.98। तो उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन कितना होगा, 0.98। इतना प्रतिशत जो आयाम है वो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब वो अपवर्तन हो जाएगा उतने आयाम का। तो यानी कि अब आयाम जो है हमारा, इसमें कुछ आयाम का जो पोर्शन है वो तो हमारा इधर चला गया और कुछ पोर्शन हमारा एंटर हो गया। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि व्यतिकरण की जो घटना होती है उसको घटित होने के लिए कम से कम 2 तरंगों की आवश्यकता होती है। ये हम ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो 2 तरंग के लिए देखो, हमें एक तरंग तो हमें यहाँ से परावर्तित होकर मिल गई, लेकिन व्यतिकरण करवाने के लिए दूसरी तरंग की भी हमें आवश्यकता होगी। तो दूसरी तरंग कौन सी होगी, यही होगी जो परावर्तित हो रही है। तो इसका आयाम तो हमें पता लग गया कितना है, वो आयाम है हमारा A0, यानी कि जो आयाम आया था इसमें R का गुणा कर दो, R मतलब 0.2 का गुणा कर दो आप अगर, तो मुझे इसका आयाम मिल जाएगा, जिससे मैंने A1 बोला। लेकिन मुझे दूसरी का चाहिए, तो दूसरी से पहले मुझे यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि ये आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर ये ट्रांसमिट हुई, है ना। तो क्या होगा, जब ये ट्रांसमिट होगी उसका आयाम में क्या होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का गुणा हो जाएगा। वो इस पॉइंट पर आने के बाद में एक बार तो रिफ्लेक्ट हुई और एक बार वो ट्रांसमिट हुई। तो यहाँ पर एक बार ट्रांसमिट हो गई, अगेन ट्रांसमिट हो गई। तो यानी कि ये जो तरंग है जिसे T1 बोला है मैंने, जिसे मैं A2 बोलूँगा, जिसका आयाम A2 होगा, उसको 2 बार ट्रांसमिशन फेस करना पड़ा। उसका ट्रांसमिशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। एक बार तो इस परत से, एक बार इस परत से। तो मैंने क्या किया, इसके आयाम में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को 2 बार गुणा कर दिया, यानी कि T का स्क्वायर कर दिया। यहां पर ट्रांसमिशन हुआ, यहां पर क्या हुआ, इस परत से अगेन रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो ट्रांसमिशन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ और अगेन ट्रांसमिशन हुआ, है ना। जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलती है उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यानी कि जो हमारी सेकंड तरंग है, हमारी ये वाली जो तरंग जिसे अपने A3 बोला है, A3 तरंग में क्या हो रहा है, ओरिजिनल आयाम में एक बार तो 2 बार ट्रांसमिशन, एक बार ये ट्रांसमिशन, एक बार ये ट्रांसमिशन, और एक बार उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तो मैंने इसका आयाम कैसे लिखा कि 2 बार ट्रांसमिशन यानी कि T गुणा T और एक बार रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का उसमें गुणा कर दोगे तो उसका आयाम मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसके लिए निकालोगे आप अगर, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन, अगेन इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ट्रांसमिशन। तो यहाँ से एक बार ट्रांसमिशन हुआ, यहाँ भी एक बार ट्रांसमिशन हुआ और 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल आयाम जो था आपका एम्पलीट्यूड था उसमें 2 बार ट्रांसमिशन का गुणा कर दिया और 2 बार मैंने रिफ्लेक्शन का गुणा कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक इस प्रकार लगातार ये चीज़ चलती रहेगी, आप लोग निकाल सकते हो। इसको निकालने का मतलब क्या रहा, इसको निकालने का फायदा था कि हमें चेक करना था कि इंटरफेरेंस किन किन तरंगों से हो रहा है, और हमें कम से कम 2 तरंगों की आवश्यकता थी। हमने यहाँ पे 3 तरंगें निकाली है ना, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। तो देखो इधर एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता लग गया ना हम एम्पलीट्यूड क्यों निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी के लिए। तो देखो A1 रेशियो, A3 रेशियो, A5 रेशियो, नेक्स्ट आपका A7 होगा, ठीक है, A4 नहीं होगा, A7 होगा, जो भी नेक्स्ट है। तो मान लिया कि आपका A1 ये है, आपका A3 ये है और आपका A5 आपका ये है। इन तीनों के आयाम मैंने लिख लिए। देखो आयाम क्या लिखा, देखो A1 का क्या है, A0 और उसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गुणा हो गया। यहाँ पर 2 बार ट्रांसमिट हुई वो, है ना, यहाँ पर अगेन एक बार ये ट्रांसमिट हुई, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर अगेन ट्रांसमिट हुई। तो 2 बार ट्रांसमिशन, एक बार रिफ्लेक्शन, तो 2 बार ट्रांसमिशन गुणा एक बार रिफ्लेक्शन गुणा, एंड सो ऑन चलता गया हमें। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो पहले वाले का आयाम कितना आया, 0.2, है ना, यानी कि A0 सब में से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा कितना आया, 0.192, जो कि नियरली इक्वल किसके है, 0.2 के बराबर है। नेक्स्ट आप देखोगे क्या आएगा, 0.0077, जो बहुत ही कम है। लेकिन
पहली रिफ्लेक्शन और दूसरी रिफ्लेक्शन वेव जो है, इन दोनों के आयाम नियरली सेम हैं। इससे क्या इंटरप्रेट होता है कि फर्स्ट टू रिफ्लेक्टेड वेव हैव नियरली सेम एम्पलीट्यूड, सो बोथ प्रोड्यूस शार्प इंटरफेरेंस। और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर नियर है, आपने पढ़ा है ना कि इंटरफेरेंस की घटना कब घटित होती है, जब कोई भी दो तरंग जिनके आयाम नियरली इक्वल हो और जब वो सुपर इम्पोज होती हैं, तब क्या होता है, उनके अंदर शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है, वो उसमें मोस्ट ऑफ जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी पहली और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे का ही होता है। अब आगे चलते हैं अपन ट्रांसमिटेड रेज के लिए, मतलब इस वाली के लिए और इस वाली के लिए, इन दोनों के लिए सिमिलरली मैंने जो ऊपर किया था, सिमिलरली मैंने यहाँ पर जो है वो नीचे किया कि सेकंड नंबर जो है वो ट्रांसमिटेड है, चौथे नंबर वाली ट्रांसमिटेड है और सिक्स्थ वाली मैंने यहाँ पे शो नहीं की है। इनके आयाम है, इनके देखो पहली में क्या होगा, A0 के साथ गुणा होगा 0.98 का स्क्वायर, क्योंकि वो दो बार ट्रांसमिट हुई है, मैंने A0 को ऑलरेडी हटा दिया यहाँ से। और A4 में क्या होगा, दो बार ट्रांसमिशन दो बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों गुणा कर दिया और इनका जब रिजल्ट निकाला तो क्या आया 0.96, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है 0.96 होता है, इसका आता है 0.038। इन दोनों आयाम को आप गौर करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि दोनों आयाम किसी भी सूरत में नियर टू नियर इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के आयाम में बहुत डिफरेंस है। इससे प्रूफ होता है कि ट्रांसमिटेड रेज नॉट प्रोड्यूस शार्प इंटरफेरेंस, यानी कि आपकी जो ट्रांसमिटेड जो है अपवर्तित जो होकर के जो किरणें निकली हैं वो बहुत अच्छा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के आयाम में क्या है, आपका बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। चलो ये तो प्रूफ हो गया कि हमारी जो थिन फिल्म जो होती है या थिन जो आपकी परत होती है उस पर जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है उसमें मोस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है रिफ्लेक्टेड रेज का। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर आपका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थिन फिल्म पर जो प्रोडक्शन जो होता है इंटरफेरेंस का उसमें मोस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन किन का होता है, तो उसमें रिफ्लेक्टेड रेज का कंट्रीब्यूशन होता है। अब हमारा जो अगला जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि आपने इंटरफेरेंस के लिए तो कह दिया कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि इंटरफेरेंस भी दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि आपका जो संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी व्यतिकरण। तो आपको ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किन की वजह से कंस्ट्रक्टिव हो रहा है यानी और किन की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमारा जो इंटरफेरेंस फॉर्मूला जो होता है वो निर्भर करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। किस पर, कि उन दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है। अगेन हम हमारे डायग्राम की ओर चलते हैं। अगर ये रे यहाँ से शुरू हुई है, इन दो रेज के बीच में हमें क्या करना है, इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना है। अगर तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये रे यहाँ से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक आई, तब तक उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि पूरी वेव ही एक है। लेकिन जब इस पॉइंट से R1 जो रे रिफ्लेक्टेड जो पहली रे है वो इस तरफ चली गई, लेकिन दूसरी वाली ने यहाँ जाकर के फिर आगे आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी वाली ने पाथ डिफरेंस ज़्यादा तय किया है पहले वाली से। और अब ये पता लगाना हो कि किस पॉइंट के बाद दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको मैंने ए बोला है। ये परपेंडिकुलर क्या शो करता है कि इस पॉइंट के बाद में और इस पॉइंट के बाद दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, वो हमेशा इक्वल तरीके से उस चीज को डिवाइड कर देता है। तो इस पॉइंट के बाद वही पाथ डिफरेंस होगा जितना पाथ डिफरेंस इस पॉइंट के बाद ये होगा, मतलब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया इस पॉइंट पर आप ले रहे होगा तो इस पॉइंट पर आप दोनों को नाप सकते हो, दोनों की जो है वो दूरी क्या की बराबर होगी। अपना डायग्राम इतना सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि जब अपन इसको परफॉर्म करते हैं तो मान के चलते हैं कि इस पॉइंट के बाद दोनों का क्या है, अपना पाथ डिफरेंस सेम है। लेकिन इस रे में इस पॉइंट के बाद तो पाथ डिफरेंस सेम है, लेकिन इस रे का इतना पाथ क्या है, एक्स्ट्रा है, और इस वाली में क्या है, ये वाला पाथ एक्स्ट्रा है। तो दोनों के पाथ का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो इसके द्वारा तय किया गया पाथ कितना है, वो तय है P1 से लेकर के C1, C1 से लेकर के अगेन P2 तक। तो देखिए मैं पाथ डिफरेंस निकाल रहा हूं जिसे मैंने डेल्टा 1 नाम दिया है। पाथ डिफरेंस कौन कौन सा, P1 से C1, C1 से P2 इन मीडियम। ये पाथ डिफरेंस तो मीडियम में ट्रेवल किया गया है, ये तो पहली का पाथ डिफरेंस है।
दूसरी वाली ने कितना पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया, क्योंकि इस पॉइंट की बात तो सेम है, तो ये उसके लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा पाथ हो गया। तो क्या होगा, पाथ P1 A1 इन एयर, और ये जो आपका एयर के अंदर जो है ये पाथ क्या है आपका, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है आपका। तो दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो क्या होगा, हमारे पास ओरिजिनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मैंने देखो पाथ डिफरेंस को नीचे लिखा है कि पहले पॉइंट P1 से C1 गई है प्लस C1 टू P2 गई है, ठीक है, P1 से C1, C2 से P2, लेकिन ये गई है मीडियम में, और मीडियम क्या है आपका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, वो आपका म्यू है आपका, किसमें, ग्लास स्लैब में। और ये वाली किस में गई, एयर में गई है, और मैंने एयर का पाथ डिफरेंस जो है नियरली 1 के बराबर ले लिया है। तो यहाँ पर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कैसे P1A कर दिया। अब क्या होगा, अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी सी टिग्नोमेट्री की, जिससे अपन को कुछ ऐसी वैल्यू जो है हमारी है, इनका जो डिफरेंस है, इनको कुछ इस फॉर्मेट में निकाल सके जो हमारे सॉल्यूशन के लायक हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन लोग कि सबसे पहले देखो कि P1 और C1 से P2 दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, R एंगल है, और दोनों एंगल क्या है आपके, बराबर है। आपको पता है जब दोनों एंगल बराबर होते हैं तो सामने वाली जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है, और इवन ये लेंथ भी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो आपको ये प्रूफ हो गया कि भैया ये वाली लेंथ जो है वो इस वाली लेंथ के क्या हो गई, बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि P1 C1 जो है वो इक्वल है C1 P2 के इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्या बोला अभी कि इन एंगल के सामने वाली भी क्या होगी, दोनों बराबर होंगी हमारी। इसका मतलब P1 से लेके N और N से लेके आपकी P2 दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो P1 से N, N से P2 ये दोनों बराबर हैं, और दोनों का जोड़ किसके बराबर है, P1 और P2 के बराबर है ना, P1 से लेके P2 के बराबर। ये टिग्नोमेट्री अपन ने यूज करी। अब हमारा मेन टास्क रहेगा कि P1 और C1 को निकाल लो और P1 और N को निकाल लो। चलो स्टार्ट करते हैं। P1 और C1 कहाँ पर है हमारा, ये रहा हमारा P1 और C1। इसको निकालने के लिए साफ सा नजर आ रहा है कि हमें इस ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, P1 से N, N से आपका C1 वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल के अंदर अपन को P1 और C1 निकालना है। इसके लिए अपन इस स्लैब का यूज करते हैं ना, ये स्लैब पढ़ी होगी आपने 10th क्लास के अंदर। जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं, लंब आधार लंब बटा आपका कर्ण और आधार, ये होता है साइन कोस और टेन। और सिंपल आप जब इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं उसको आप परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस एंड बेस, और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये टिग्नोमेट्री होती है। इसी का मैंने यूज किया है किसके लिए, P1 और आपका जो है C1 के लिए। ये देखिए आपको मैंने यहाँ पर एक लिखा है कोस R लिखा है, किस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए मैंने कोस R लिखा है। कोस का मीनिंग क्या होता है, बेस अपॉन आपका हाइपोटेनस आपका, है ना। ये देखो ये बेस क्या होगा आपका NN/C1 होगा, ये बेस हो जाएगा आपका NN/C1। हाइपोटेनस क्या होगा P1 और आपका C1 हो जाएगा। और यहाँ से आपने नोटिस क्या किया कि ये परपेंडिकुलर है NN/C1, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस आपकी T के बराबर। T मतलब इसकी जो मोटाई है आपकी, है ना। तो मैंने यहाँ पे T लिख दिया, और आपको पता है कि P1 C1 किसके बराबर है, P2 और C2 के बराबर है आपका। तो इसको P1 और C1 की जगह क्या ले सकता हूँ, P2 और C2 ले सकता हूँ। और इससे मुझे P1 और C1 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, मुझे मिलेगी T अपॉन कोस R वैल्यू मिलेगी मेरे को। यानी कि अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा आपका डेल 1 बराबर P1 और C1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी T अपॉन आपका कोस R। अगेन आपकी जो P2 और C2 वैल्यू भी क्या होगी, T अपॉन कोस आपका R हो जाएगा माइनस। चलो ये तो क्लियर हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इसमें साथ में लगा देना आप यहाँ पे ना, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दिया। अब अगला टास्क है P1 और A को फाइंड आउट करना, है ना। P1 और A को फाइंड आउट करना। आपको पता है कि इसके लिए भी यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है। तो क्या होगा P1A और आपका P2, ये ट्राइंगल आप यूज करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, P1A और P2 ये ट्राइंगल आपको जो है वो कंसिडर करना है। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है P1 और A निकालना है आपको। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है, किसका वाला, साइन वाला। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका 90 के सामने वाला हो जाएगा। जब दोनों को मैंने यूज किया तो मुझे वहाँ पे P1A की वैल्यू मुझे क्या मिली, P1 P2 और साइन आयोटा मिली मुझे। सिंपल है एकदम पूरा एकदम का। P1 और P2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो P1 और P2 जो किसके बराबर है,
P1 और N के N और P2 दोनों क्या बराबर में, दोनों उसके जोड़ के बराबर है। तो P1 और N ज्ञात कर लें अगर तो हमारा काम हो जाएगा। P1 और N को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री यूज की गई है, वो इसी ट्रायंगल में, देखो इसी ट्रायंगल में अगेन यूज की गई है, वो यूज की गई tan r वाली, tan में यूज किया है। tan का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा वो ले लीजिए आप अपना, ठीक है, और आपका बेस ले लीजिए आप। ये चीज जब आप पुट करोगे दोनों के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, P1 और N है वो आपका किसके बराबर है, P2 और N के बराबर है। तो मैं दोनों को बराबर में कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। N और C1 जो आपका क्या है, आपकी मोटाई के बराबर है, T के बराबर आपका, ये आपने रखा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे अगर तो आपको क्या मिलेगा, आपको P1 और N1 मिलेगा, आपको T tan R मिलेगा आपको। और मैं लगा देता हूँ 2T tan R। और जब P1 और P2 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे अगर तो क्या होगा, साइन आयोटा साथ में आएगा आपका, साइन आयोटा। देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। रिमेंबर रखना, फर्स्ट टाइम मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ P1 P2 और साइन आयोटा आया। P1 P2 को सॉल्व किया मैंने इस फॉर्मूले से, तो मेरे पास क्या आया, P1 और क्योंकि P1 P2 किसके बराबर मेरे, दोनों के जोड़ के बराबर है। और P1 और N जो है दोनों बराबर भी हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ पे P1 और N की वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, T tan R निकाली। और ये भी ट्वाइस है, 2 बार है, तो मैंने इसको 2 लगा दिया। ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, अपन अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, है ना। ये आपका जो है म्यू हो गया, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 म्यू टी अपॉन कोस आपका आर हो जाएगा। यहाँ से ये होगा 2T, है ना, 2 इसको मैंने T लगा दिया, क्या इसको मैंने, अच्छा ठीक है, ये 10 वाला T है ना, 2T tan और आपका R और आपका साइन आयोटा। ये हो गया आपका। इसमें कुछ अपन जो चीज़ कॉमन आती है उसे कॉमन ले लेते हैं ना, डेल। ये काम करता हूँ, इस tan R को मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, आपका साइन R अपॉन आपका कोस R वाले फॉर्मूले। ओके, यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा, मैं 2 म्यू टी अपॉन कोस R को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर सारा ही मैंने पार्ट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, माइनस 2 बाहर आ गया, आपका T बाहर आ गया, आपका कोस बाहर आ गया, और यहाँ बचेगा आपका साइन R साइन आयोटा और अपॉन आपका म्यू बचेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग स्नेल लॉ का यूज करेंगे। वो क्या, आपका म्यू बराबर साइन आई अपॉन आपका साइन आर होता है। इसका जब मैं यूज करता हूँ तो मुझे मिलेगा डेल 1 बराबर 2 म्यू टी कोस आर 1 माइनस आपका क्या होगा, साइन आपका आर साइन का आयोटा अपॉन म्यू का मतलब क्या आपका साइन आई अपॉन साइन आर होगा, ठीक है, साइन आर अपॉन साइन आपका आर होगा आपका। यहाँ साइन आई से साइन आर पर कैंसिल हो जाएगा और साइन आर आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। डेल 1 इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कोस आर होगा आपका, और 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर आर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, जिसे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का मतलब क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा। एक कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या बचेगी 2 म्यू टी और आपका कोस आर। ये आपका फाइनल आंसर देखो, ठीक है। इसको ट्रिग्नोमेट्री सेंस कर लेना, ठीक है। कोस स्क्वायर आर हो जाएगा और एक कोस कैंसिल हो जाएगा इसमें से, और इसमें ऊपर एक कोस से आपका रिमेनिंग बच जाएगा। तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आया, 2 म्यू टी कोस आर। यानी कि ये क्या इंडिकेशन करता है कि यहाँ पर जो आपका पाथ डिफरेंस वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो एक तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, एक आपका टी उसकी मोटाई पर निर्भर कर रहा है, स्वाभाविक है, और एक कोस आर इसके जो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये जो ट्राइंगल आपने जब स्टडी किया था तो कुछ बच्चों का पहले भी क्वेश्चन आए थे इस चीज़ को लेकर के कि सर आपने इसको आयोटा कैसे माना, सॉरी आई कैसे माना आपने इसको। तो मैं बता दूं आपको, ये आपका आई है, ये आपका आई, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल है। फिर आपको पता है ये 90 है, ये पोर्शन देखिए आप पूरा, ये भी क्या होगा अगेन 90 होगा। तो ये आई है तो ये क्या होगा, ये पोर्शन क्या होगा 90 माइनस आयोटा होगा। ये 90 माइनस आयोटा है, ये आपका अगर क्या है आपका 90 है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, आपका आयोटा हो जाएगा। तो चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने, हमारा पार्ट डिफरेंस हमें मिल गया,
लेकिन इस पाथ डिफरेंस को जब हमने नोटिस किया तो हमें क्या पता लगा कि हमारे परिणाम इस पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं आते हैं। सही का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में प्रैक्टिकल रिजल्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास में, यानी कि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सॉरी, है ना। और हमने हमारी थ्योरी को डेवलप किया, इस पाथ डिफरेंस का यूज करके हमने जब सॉल्यूशंस निकाले तो हमारे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं खाते हैं। तो हमें लगा हमारी थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है, हमारी थ्योरी क्या हो रही है, गलत हो रही है। लेकिन उसी बीच से एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक ने एक नया तर्क दिया। वो तर्क क्या दिया कि बाय द स्टोक लॉ, यानी कि स्टोक ने वो तर्क दिया कि बाय द स्टोक लॉ इफ रे P1 एंड R1, देखो P1 और R1 देख लो आप कहाँ है, ये रिफ्लेक्टेड रे है आपके, है ना, सफर ए रिफ्लेक्शन एट ए सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। और वो कह रहा है कि ये जो रे परावर्तित जो हुई है वो किसी डेंसर मीडियम से हुई है ना, किसी घनत्व वाले माध्यम के सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। अंडरगोज ए फेज चेंज ऑफ पाई, और वो कह रहा है कि उस वक्त उसके फेज यानी कि उसके कला के अंदर एक फेज एंगल में उसका डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट हुआ है पाई का, उसमें फेज एंगल क्रिएट हो गया, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाई 2। उसने कहा कि वो फेज डिफरेंस जो पाई क्रिएट होता है इसमें, वो पाथ डिफरेंस में किसके बराबर होता है, लैम्बडा बाई 2 के बराबर होता है। कैसे होता है हम समझते हैं इस चीज़ को। देखो मान लीजिए ये मेरी कोई तरंग है, ये तरंग की जो पूरी लंबाई है असल में वो मेरी अगर क्या है आपकी, मान लीजिए आपकी लैम्बडा है अगर, तो इस पोर्शन तक क्या होगी आपकी, लैम्बडा बाई 2 होगी आपकी। आपको पता है कि यहाँ पर अगर आपका रेडियन में लेते हो तो ये 0 होता है आपका, ये आपका क्या होता है पाई बाई 2 होता है, ये आपका पाई होता है, और इवन ये अपन कंसिडर नहीं कर, ये सिंपल क्या होता है आपका 2 पाई होता है। तो ये जब आप इस चीज़ को लैम्बडा में लेते हो तो वो तो होता है पाथ डिफरेंस आपका, और जब इसको आप रेडियन में लेते हो आप अगर, तो वो होता है आपका फेज एंगल होता है। इन्होंने क्या कहा कि आपके फेज एंगल में पाई का चेंज हो जाएगा आपका, तो पाई का चेंज मतलब क्या होगा, पाई का चेंज यहाँ पर होगा, और उस पाई के चेंज के रेस्पेक्ट में वहाँ पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, लैम्बडा बाई 2 हो रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि उसके जो पाथ डिफरेंस में लैम्बडा बाई 2 का चेंज आ जाएगा। उसी चीज़ को देखो उन्होंने यहाँ लिखा है कि ये जो आपने पाथ डिफरेंस निकाला है इसमें आपको पार्शियली करेक्शन करना पड़ेगा, और जो नया पाथ डिफरेंस आपका आएगा वो क्या आएगा आपका, डेल आपका नया पाथ डिफरेंस होगा, जिसमें पुराना वाला पाथ डिफरेंस जो आपने निकाला है अभी उसमें से आपको लैम्बडा बाई 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतना पाथ डिफरेंस इस रिफ्लेक्शन की वजह से आ गया है। और जब आप इसको इस प्रकार लिखोगे अगर, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, इस प्रकार हो जाएगा आपका। और अब आप जो है अपना पाथ डिफरेंस जो आपका नया पाथ डिफरेंस आया है वो क्या आएगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्बडा बाई 2 होगा। अब हम हमारे प्रैक्टिकल की या जो एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन है उसे अगेन अपन राइट करते हैं। वो क्या चीज़ राइट करेंगे अपन लोग, हमें तो केवल 2 प्रकार के इंटरफेरेंस चाहिए। पहला चाहिए हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है हमेशा, एन लैम्बडा के, जो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। हमारा पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा पाथ डिफरेंस तो ये आ रहा है। अब हम हमारा पाथ डिफरेंस टेस्ट करते हैं। हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 म्यू टी कोस आर माइनस आपका लैम्बडा बाई 2, और अगर ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है तो उसका पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्बडा के बराबर होना चाहिए, ठीक है, एन लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। और ये हमारा जो है वो सही कंडीशन बनेगी। और असल में हमारा पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा कंस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए, उसके लिए इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए आप, तो 2 म्यू टी कोस आपका आर आपका एन लैम्बडा प्लस आपका लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसमें आप लैम्बडा को आप ले लीजिए बाहर, तो आपका n प्लस 1/2 और आपका लैम्बडा होगा। यानी कि आपके पाथ डिफरेंस जो आपने थ्योरेटिकली निकाला है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन होगी उसके लिए पाथ डिफरेंस ये होगा। सिंपली रिमेंबर रखना, सिंपल तरीके से हम अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो उसके लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, ठीक है। लेकिन जब हम थिन फिल्म के रेफरेंस में जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो उसके लिए पाथ डिफरेंस ये होगा।
यानी कि ये इतना पाथ डिफरेंस अगर उसमें होता है अगर, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपका 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू आपका 2n+1 एन लैम्बडा बाई 2। ये चीज़ हमें क्या बताती है कि ये चीज़ बता रही है हमें कि इस प्रकार का पाथ डिफरेंस असल में हम लोग जो है वो डिस्ट्रक्टिव इनके विनाशी इंटरफेरेंस में देखते थे। इस प्रकार का हम लोग जो पाथ डिफरेंस है जो, बल्कि ये क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया। किस प्रकार हुआ हम अगेन डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको रुक करके देता हूँ एक बार, ठीक है। पहले अपन एक डिस्क्रिप्टिव को और पढ़ लेते हैं ना। तो अगला है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो केस है आपका, उसके अंदर हमारी जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन होनी चाहिए डेल बराबर 2n+-1 एन आपका लैम्बडा बाई 2। ये हमारे जिस प्रकार इसमें कंस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है, सिंपल जो कंडीशन होती है, इस प्रकार डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन ये होती है। हमारा पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा ये पाथ डिफरेंस आ रहा है, हमने पुट कर दिया हमारा, तो 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू 2n। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं -1 वाली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, -1 एन लैम्बडा बाई 2। इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा अगर, तो क्या होगा 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2 प्लस आपका लैम्बडा बाई 2। अगेन दोनों में क्या कर लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 म्यू टी आपका कोस आर कॉमन लोगे तो क्या होगा 2n-1 + 1 एन लैम्बडा बाई 2, और इसका मतलब हो जाएगा आपका एन लैम्बडा, ठीक है। ये माइनस और 1 जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, और ये 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा बच जाएगा, यानी कि 2 म्यू टी आपका कोस आपका आर। देखो उल्टा हो गया ना, जो कंस्ट्रक्टिव की सिंपल जो कंडीशन थी हमारी, वो अब हमारे किस पे आ रही है, डिस्ट्रक्टिव पर आ रही है। और जो डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन थी वो हमारी किस पर आ रही है, वो हमारे आ रही है सिंपल आपके जो है वो आपके कंस्ट्रक्टिव पर आ रही है। यानी कि इन्होंने कहा कि सिंपल इंटरफेरेंस के लिए जो घटनाओं के लिए हम कंस्ट्रक्टिव और उनके लिए जो हम पाथ डिफरेंस लेते थे, वो असल में थिन फिल्म वाले केस में जस्ट रिवर्स हो जाता है हमारे लिए। और अब लेते हैं इनके एग्जाम्पल की बात। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 2n+1 लैम्बडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो हमारा पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2 म्यू टी कोस आर, वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए या तो लैम्बडा बाई 2 के बराबर, या 3 लैम्बडा बाई 2 के बराबर, या आपका 5 लैम्बडा बाई 2 के बराबर। इन पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, इन पाथ डिफरेंस का मतलब है कि वो तरंग यहां से यहां तक जितना कवर करती है, मानिए लैम्बडा कवर कर रही है, 2 लैम्बडा कवर कर रही है, 3 लैम्बडा कवर कर रही है, 5 लैम्बडा कवर कर रही है, और उसमें से जहां से यहां तक ये जितना लैम्बडा कवर करती है, ठीक है, अपन इसको माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, या तो लैम्बडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, या 3 लैम्बडा बाई 2। मतलब क्या हुआ, एक लैम्बडा तो पूरी और एक आधी लैम्बडा। आधी लैम्बडा का मतलब क्या हुआ, केवल यही वाला पोर्शन, ठीक है। तब आपका क्या होगा, थिन फिल्म में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और दूसरी केसेस में जब आप डिस्ट्रक्टिव की बात करोगे, अगर विनाशी की बात करोगे, उसमें कंडीशन में क्या है कि आपका यहां से यहां तक जितना ट्रेवल किया, लैम्बडा किया, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 जितना भी लैम्बडा किया आपने, और यहां से यहां पे जो माइनस होगा वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, वो एन लैम्बडा, मतलब या तो वो होना चाहिए आपके लैम्बडा के बराबर, या होना चाहिए 2 लैम्बडा के बराबर, या होना चाहिए 3 लैम्बडा के बराबर, तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कुछ एक प्रॉपर्टी नोटिस की गई कि वहां पर कंप्लीटली जो इंटरफेरेंस है वो क्या होता है, विनाशी, मतलब पूरा डार्क नहीं होता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि सभी वेव्स के आयाम में क्या होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस की वजह से कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव भी नहीं बनता, तो कंप्लीटली क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव भी नहीं बनता, लेकिन विजिबल रेंज, यानी जिसको हम इस फर्क को हम लोग समझ सकते हैं, उतना उसके अंदर बिल्डअप होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है वो रहेगा हमारा
इंटरफेरेंस इन द ट्रांसमिटेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड पढ़ लिया आपने इसके अंदर, अब ट्रांसमिटेड। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग जो है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।